किसान भाइयों नमस्कार। आज के कृषि समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतें बनाएंगी 5 साल की विकास योजना। सीमैप ने विकसित की मेंथा की नई प्रजाति। सर्वोच्च उपज के लिए किसानों को मिला सम्मान। खेती किसानी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। प्रदेश सरकार ने बीमा कंपनियों को दिया किसानों के भुगतान का निर्देश। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव के हर घर में बनेगा शौचालय और प्रदेश में जल्द खुलेंगे एग्री जंक्शन। अब समाचार विस्तार से। विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को इस बार टुकड़ों में नहीं बल्कि एक मुश्त रकम मिलेगी। जिला पंचायती राज अधिकारी गिरीश चंद्र ने बताया कि पंचायती राज विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को 5 साल तक का डेवलपमेंट प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। इससे ग्राम पंचायतों को बुनियादी जरूरतों से लैस किया जा सकेगा। जिला पंचायती राज अधिकारी ने कहा कि पंचायती राज विभाग से जिले को 25,000 शौचालयों के निर्माण के लिए बजट आवंटित किया गया है। इसका मकसद हर घर में शौचालय बनवाना है। इस तरह संपत्तियों के रखरखाव और संरक्षण के लिए 50% बजट का अलग से प्रावधान किया गया है। इन पैसों से आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों की मरम्मत कराई जाएगी। इसके अलावा 50% पैसा सीसी रोड, खड़ंजा, नाली और पुलिया निर्माण में खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1000 आबादी वाली ग्राम पंचायतों को हर साल करीब 5 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए आवंटित किए जाएंगे। इसी तरह आबादी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि एक ग्राम पंचायत को 5 साल में करीब 22 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। इनसे विकास कार्य कराए जाने हैं। सीमैप ने मेंथाल मिंटर यानी मेंथा की एक नई प्रजाति सिम क्रांति विकसित की है। खास बात यह है कि यह प्रजाति शीत व पाला के प्रति सहनशील है, जिससे बुआई मई व जून को छोड़ शेष 10 माह में की जा सकेगी। इस प्रजाति की 110 से 120 दिन की फसल में 3 बार पेराई की जा सकेगी। यही नहीं, इसके पत्ते अन्य प्रजातियों कोसी व सिम सरयू की तरह शीत माह में मुरझाएंगे नहीं। इससे 15 से 20% तक अधिक तेल का उत्पादन संभव हो सकेगा। बाराबंकी सीमैप के निदेशक प्रोफेसर AK त्रिपाठी ने इस नई विकसित प्रजाति की खूबियों के बारे में बताया। उन्होंने दावा किया कि यह प्रजाति न केवल डिमांड पूरा करने में सफल होगी बल्कि इससे किसानों को दोगुना लाभ भी होगा। सीमैप के निदेशक ने बताया कि यूपी में करीब 2 लाख हेक्टेयर में मेंथा की बुआई होती है। बाराबंकी में सर्वाधिक 70,000 हेक्टेयर में किसान मेंथा की खेती करते हैं। सीमैप किसानों को नई प्रजाति रियायती दरों पर उपलब्ध कराएगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को कृषि विभाग ने किसान दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर पलहरी के उप कृषि निदेशक कार्यालय परिसर में एक समारोह में जिले के 72 किसानों को सर्वोच्च उपज के लिए सम्मानित किया गया। डीएम योगेश्वर राम मिश्र ने ब्लॉक बंकी के मलूकपुर के किसान अरुण कुमार को प्रदेश में धान की फसल में सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने पर खुशी जताई। अरुण को लखनऊ में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। डीएम ने समारोह में निंदूरा के अफजाल अहमद को गेहूं की फसल की अच्छी उपज के लिए, देवा के दशरथ को राई की फसल, राम सजीवन को धान की फसल, दरियाबाद के श्रीचंद को उड़द की फसल में जिले में सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने पर प्रशस्ति पत्र और 7,000 की धनराशि से सम्मानित किया। जिला स्तर पर उल्लेखनीय उपज के लिए 32 और विकास खंड स्तर पर 72 किसानों को सम्मानित किया गया। परिसर में ही किसान मेला व कृषि प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में डीएम ने कहा कि चौधरी चरण सिंह एक किसान के साथ आधुनिक कृषि वैज्ञानिक भी थे। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सेक्टर में आगे चल रही महिलाएं अब खेती किसानी में भी आगे आ गई हैं। यह बात इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित महिला किसान संवाद सम्मेलन में गोरखपुर एनवायरमेंटल ग्रुप ने अपनी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कही। इस रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में यूपी के किसानों की कुल प्रतिशत में 67% महिलाएं हैं और इसकी मुख्य वजह क्लाइमेट चेंज है। खेती में नुकसान होने से गांवों के पुरुष शहरों में मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप महिलाएं खेती की बागडोर संभाल रही हैं। इसलिए अब महिलाओं को खेती के टिप्स और उनकी बारीकियों को ज्यादा समझने की जरूरत है। सम्मेलन के दूसरे सत्र में फसल बीमा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें किसानों ने किन फसलों का बीमा कराया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने के बाद फसलों के नुकसान का मुआवजा कैसे लिया जा सकता है जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे। किसानों को सूखे से हुए नुकसान का क्लेम समय से भुगतान करने के निर्देश प्रदेश सरकार ने बीमा कंपनियों को दिए हैं। निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा विनोद कुमार ने बताया कि शनिवार को प्रमुख सचिव कृषि की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्देश दिए गए। खासतौर पर सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित बुंदेलखंड के अलावा अन्य जिलों में भी 18 जनवरी से 25 जनवरी तक भुगतान अवश्य कर दिया जाए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में 4000 शौचालयों का निर्माण होगा। इसके लिए हर ब्लॉक में 500 लाभार्थियों का ब्यौरा मांगा गया है। मुख्य विकास अधिकारी उमेश मिश्र ने गुरुवार को बताया कि पंचायत चुनाव के चलते काम धीमा पड़ गया था। इसमें फिर से तेजी लाने के लिए DPRO को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले को अब तक 25,000 शौचालयों के लिए बजट आवंटित हो चुका है।
इस मामले में 1 महीना पहले ही सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों को बेस लाइन सूची को सत्यापित कर रिपोर्ट मांगी गई थी। इसके बावजूद तमाम ग्राम पंचायत अधिकारियों से सर्वे रिपोर्ट नहीं मिली थी। सीडीओ की समीक्षा के बाद संबंधित अधिकारियों से हर हाल में 8 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर शौचालय का पैसा ग्राम पंचायत निधि में जमा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस काम को पूरा करवाने के लिए 2 महीनों का समय दिया जाएगा। किसानों को खाद बीज की समस्या से निजात दिलाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों और ब्लॉकों में एग्री जंक्शन खोले जाएंगे। इसकी घोषणा करते हुए प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त एपीसी ने कहा कि शासन ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा किसान कार्ड और मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी जल्द ही किसानों को दे दिया जाएगा। एपीसी के मुताबिक जिला मुख्यालय और ब्लॉक में खुलने वाले एग्री जंक्शन से खाद बीज और दवाओं के मिलने की समस्या हल हो जाएगी। एग्री जंक्शन खोलने वाले लाभार्थियों को बिना शुल्क लाइसेंस दिया जाएगा और बैंक लोन पर ब्याज का 5% सरकार वहन करेगी। दुकान किराए के रूप में 1 साल तक प्रतिमाह 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। और किसान भाइयों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ के वैज्ञानिकों के अनुसार जिन किसानों को आलू की फसल में झुलसा रोग प्रकट नहीं हुआ है, उन्हें सलाह दी जाती है कि मैंकोजेब युक्त फफूंदनाशक दवा का रोग सुग्राही किस्मों पर 0.2% की दर से 2 किलोग्राम दवा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। साथ ही साथ जिन किसानों की फसल में रोग प्रकट हो चुका है, उसमें साइमोक्सोनिल और मैंकोजेब 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। फेनोमिडोन तथा मैंकोजेब 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। फफूंदनाशक को 10 दिन के अंदर पर दोहराएं। यदि बीमारी अधिक हो तो 6 से 7 दिन पर छिड़काव कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अब नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताजा मंडी भाव पर। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में धान का भाव इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1600 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1580 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली में 1605, हरदोई में 1590 और फैजाबाद में 1610 रुपए प्रति क्विंटल। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2100 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2080, रायबरेली में 2050, हरदोई में 2010 और फैजाबाद में 2105 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 1610 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर 1590 रुपए, रायबरेली 1585 रुपए, हरदोई 1600 रुपए और फैजाबाद में 1575 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 5510 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 5100, हरदोई में 5350 और फैजाबाद में 5300 रुपए प्रति क्विंटल। विभिन्न मंडियों में गुड़ का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2900 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2955, रायबरेली में 2890, हरदोई में 2870 रुपए और फैजाबाद में 2950 रुपए प्रति क्विंटल। आलू का भाव विभिन्न मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 535 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 515 रुपए, रायबरेली में 525, हरदोई में 500 और फैजाबाद में 505 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1700 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1650, रायबरेली में 595, हरदोई में 630 रुपए और फैजाबाद में 1600 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1410 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1400, रायबरेली में 1430, हरदोई में 1380 और फैजाबाद में 1405 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी। किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी। साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय चूंकि चीनी मिलों में गन्ना पेराई का काम चल रहा है और गन्ना आपूर्ति का काम चल रहा है और हमारे खेतों में जो है गन्ना खड़ा भी हुआ है। इस वक्त उस समय गन्ने में क्या क्या ध्यान रखना है, खाद उर्वरक का कितना ध्यान रखना, सिंचाई कितना ध्यान रखना, कुल मिलाकर कैसे हमें प्रबंधन करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर से प्रसार अधिकारी डॉक्टर ब्रजराज सिंह चौहान जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। धन्यवाद। जैसे कि इस वक्त गन्ना खड़ा है, खेतों में खड़ी फसल है, इसमें किसान भाई को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जो गन्ना किसान भाइयों ने गत वर्ष बोया था और इस समय वो परिपक्व होकर के चीनी मिलों में आपूर्ति के लिए तैयार है जी। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो, अगर बरसात काफी लंबे समय से हुई नहीं है, मृदा में नमी की अभाव है, तो ऐसी स्थिति में किसानों को खेत में नमी बनाए रखनी चाहिए, जिससे उनकी फसल हरी भरी बनी रहे। साथ ही अगर पानी नहीं लगाते हैं तो ठंड का असर भी पड़ेगा फसल पर, दूसरा चीनी का परता भी प्रभावित होगा। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को खेत में नमी बनाने के लिए सिंचाई करते रहने की आवश्यकता है। सिंचाई से ठंड और पाले का असर भी हमारी फसल पर कम पड़ेगा, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि चीनी मिलें चल रही हैं प्रदेश में, तो ऐसी स्थिति में जो गन्ना की सप्लाई है उसका जो संचालन है वो जरा क्रमबद्ध ढंग से करें तो ज्यादा अच्छा होगा। पहले अगेती प्रजाति की जो पेड़ी किसानों ने बो रखी थी उसकी कटाई करें, उसके बाद जो अगेती प्रजातियां हैं उनकी कटाई करें, और इसके बाद जैसे ही जैसे आगे समय बढ़ता जाता है या किसानों की जो प्रजातियां हैं वो कटती चली जाती हैं, तो उसके बाद में वो अगेती प्रजाति और सामान्य प्रजाति की पेड़ी लें। उसके बाद में फिर जनवरी के लास्ट में, फरवरी में, ये जब फसल 1 वर्ष की लगभग हो जाती है तो सामान्य प्रजाति के गन्ने की आपूर्ति करेंगे, तो चीनी मिलों में समरूप परता पूरे पेराई सत्र में अच्छा मिलता रहेगा। और चीनी मिलों में जब परता अच्छा मिलेगा, चीनी का जो प्रतिशत है वो अच्छा मिलेगा, तो किसानों को आगे
जो भुगतान की प्रक्रिया है उसमें भी संभवतः परेशानियां कम आएंगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया, अभी आपकी बात से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो तापमान है वो लगातार गिरावट हो रही है, तो इसमें जो पाले का प्रकोप भी समय पे आएगा, उससे जो है वो गन्ने को कैसे बचाए किसान? वही मैंने बताया कि पाले से बचाव के लिए एक ही मात्र तरीका है कि किसान भाई नमी, खेत में नमी अगर बनाए रहेंगे तो पाले का या ठंड का असर अपेक्षाकृत कम होगा। अगर पानी नहीं लगाते हैं, सिंचाई नहीं करते हैं, तो किसानों के खेतों में गन्ने की फसल सूखने की स्थिति में आ सकती है और ऐसी स्थिति में पाले का असर गन्ने के अंगोले पर जो चारे में हम लोग प्रयोग करते हैं वो भी खराब हो सकता है और गन्ने की जो सेहत है, फिजिक है, वो भी गड़बड़ा जाती है। कभी कभी जब ज़्यादा ही पारा नीचे गिर जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा ही गिर जाता है, तो ऐसी स्थिति में गन्ने में गन्ना फटने भी लगता है, तो उससे भी चीनी के परता प्रभावित होता है। दूसरा एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है, किसान भाई अक्सर कर ध्यान नहीं देते हैं, चीनी मिलों में साफ सुथरा अच्छा गन्ना ही सप्लाई करना चाहिए। और जो किसान भाई कभी कभी गन्ने के में अंगोला भी काट देते हैं, जड़ों को साफ नहीं करते हैं, तो उससे ये जो पॉल्यूटेड गन्ना है, प्रदूषित गन्ना है, खराब गन्ना है, अस्वस्थ गन्ना है, ऐसे को प्रयोग में चीनी मिलों में नहीं भेजना चाहिए। वो खुद तो चीनी का परता गिराता ही है, साथ में अच्छे गन्ने के साथ जब पिराई होती है तो उसको भी प्रभावित करता है। दूसरा ये ध्यान रखें कि किन्हीं कारणों से, किसी बीमारी की वजह से या और किसी वजह से खेतों में गन्ना सूखा खड़ा हुआ है या कहीं कहीं सूख गया है, तो ऐसे सूखे हुए गन्नों को गन्ने के बंडल के साथ न बांधें, उसे अलग से अपने ईंधन में या और कहीं प्रयोग कर लें, तो गन्ने की चीनी मिलों को आपूर्ति न करें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये तो खेत में ही ध्यान देना चाहिए, अगर कोई गन्ना खराब हो गया है तो उसको पहले ही निकाल देना चाहिए। पहले निकाल दें। गन्ना कटाई के समय सभी गन्नों को हाथ में पकड़ा जाता है तो पता चल जाता है कौन खराब है, तो उस समय छटनी की जा सकती है आसानी से, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। जिसे आपने बताया कि खराब गन्नों को अलग कर देना चाहिए, तो ध्यान रखना ही चाहिए। जब अभी आने वाले समय में, चूंकि ये पिछले साल का गन्ना है जो इस वक्त हम आपूर्ति कर रहे हैं चीनी मिलों में, अभी आने वाले समय में पेड़ी प्रबंधन करना होगा हमें, तो उसमें किसान भाई क्या? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि जैसे जाड़े में किसानों को मजबूरीवश गन्ना चीनी मिलों में आपूर्ति करना पड़ रहा है, खेत खाली करना है या खेत में चीनी मिल चल रही है तो गन्ना काटना ही, आपूर्ति करना ही है, तो उन गन्नों में की पेड़ी अगर रखनी है तो जाड़े में या शीतकाल में या ऐसी भीषण ठंड में किसान भाइयों को चाहिए कि वो खेतों में गन्ना कटने के बाद सिंचाई करें और सिंचाई के साथ ही लगभग 1 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से 40 कुंटल लगभग ताजा प्रेस मड चीनी मिलों से लाएं और गन्ने की लाइनों में गन्नों के ठूठों के ऊपर डाल करके छोड़ देंगे तो 2-2.5 महीने में डिकम्पोज हो जाएगी, सड़ जाएगी और वो कार्बनिक खाद का काम करेगी। साथ ही ताजा प्रेस मड जब खेत में डालते हैं तो खेत में गर्मी पैदा कर देती है। गर्मी पैदा होने से जो ठूंठ तो निष्क्रिय ठंड की वजह से रहते हैं उनमें सक्रियता आ जाती है और जाड़े में भी पेड़ी का फुटाव होने लगता है। तो ये ध्यान रखें। दूसरा, अच्छी पेड़ी के लिए अगर प्रेस मड उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में 7 से 10 सेंटीमीटर मोटी गन्ने की जो सूखी पत्तियां खेत में रह जाती हैं उसको गन्ने की लाइनों के ऊपर, ठूंठों के ऊपर बिछा देंगे तो पाले का या ठंड का असर ठूंठों पर कम होगा और ठूंठों को ठंड से बचाया जा सकता है। तो ये अच्छी पेड़ी फुटाव के लिए शीतकाल में या दिसंबर जनवरी के कड़ाके की ठंड में किसान भाइयों को एहतियात बरतने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। सब जैसे कि पेड़ी प्रबंधन की आपने बात की और चूंकि इस वक्त गन्ना कटाई का भी काम चल रहा है, चीनी मिल में आपूर्ति का काम चल रहा है, तो जो अंतः फसलें लगी होंगी तो उनकी देखभाल कैसे? हाँ, अभी विगत महीनों में, सितंबर अक्टूबर के महीनों में किसान भाइयों ने गन्ना बोया है और उस गन्ने में कुछ किसानों ने अंतः फसल के रूप में अपनी इच्छा अनुसार बहुत सारी फसलें उगा रखी हैं। तो उन किसान भाइयों को भी विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिन किसान भाइयों ने अंतः फसलें ली हैं, अंतः फसल के हिसाब से, उसकी मांग के हिसाब से उर्वरक प्रबंधन करें, यूरिया DAP जो भी है उसके हिसाब से उसको प्रयोग करें। और जैसे आलू किसानों ने सितंबर अक्टूबर में अगर लगाया है तो वो संभवतः खुदाई के योग्य हो गया होगा, उसकी खुदाई करें। अगर किसी किसान भाई ने मूली है, गाजर है, सलजम है, चुकंदर है या और इस तरह की सब्जी वाली कोई पात गोभी, गांठ गोभी या इस तरह की फसलें लगाई हैं तो उनकी भी संभवतः फसल की परिपक्वता के हिसाब से, फल के साइज के हिसाब से खुदाई, तुड़ाई या कटाई करें और बाजार में सप्लाई करते रहें। और जो उनका मुख्य फसल गन्ना है उसमें गुड़ाई, सिंचाई, खाद पानी का भी विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ किसान भाइयों ने अंतः फसल के रूप में लाही बोई होगी या और कुछ ऐसी फसलें बोई होंगी, तो अगर बुवाई के समय जो छोटे दाने वाली फसलें हैं वो घनी बो जाती हैं तो उनका विरलीकरण बहुत जरूरी है। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जब समान कर देंगे तो ऐसी फसलों में विरलीकरण करने से एक तो जो अंतः फसल है उसकी पैदावार अच्छी बढ़ेगी, दूसरा गन्ने की फसल पर, जो मुख्य गन्ने की फसल है उस पर जो
विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है वो भी कम पड़ेगा। तो विरलीकरण, निराई गुड़ाई, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन, अंतः फसल और गन्ना दोनों पर विशेष तौर से ध्यान देने की ये समय है। तो इसको विशेष तौर से ध्यान रखें। और दूसरा ये ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है, कड़ाके की ठंड और पाले से बचाने के लिए किसान भाइयों को उस गन्ने में भी जो अभी बोया है सिंचाई नमी बनाए रखने की विशेष आवश्यकता है। लगातार खेतों में नमी बनी रहनी चाहिए। और साहब, जैसे अंतर फसलों की बात आप बता रहे थे, तो जब कटाई के समय भी बहुत सावधानी बरतने की बात होती है कि उस वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए? कटाई के समय ये ध्यान रखें, खेत में अगर घुसना है, चलना है या लेबर घुसता है तो जो हमारा मुख्य फसल है गन्ना पैर से ज्यादा न तोड़ें, सावधानी पूर्वक चलें, सावधानी पूर्वक उसकी खुदाई उदाई करें। तो ये विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरा, अगर ट्रेंच में गन्ने की बुवाई करी है, नाली विधि से गन्ने की बुवाई की है तो उसमें उर्वरक प्रबंधन गन्ने में भी आवश्यकता है। और जो जब फसलें आप खुदाई करेंगे, अंत फसल वाली कटाई करेंगे तो वो मिट्टी कम से कम जानी चाहिए, ज्यादा अभी नहीं जानी चाहिए, क्यों गन्ना भी छोटा है। तो जैसे जैसे गन्ना बढ़ता है धीरे धीरे मिट्टी उसमें नाली में डालते हैं। वो मेड़ों में जो बीच में दो गन्ने की नालियों में जो मिट्टी है उसको अभी ऐसे ही रखें। और जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आता है, अप्रैल का महीना आता है, तो धीरे धीरे सप्ताह वाइज या 15 दिन के अंतराल पर उस मिट्टी को धीरे धीरे गन्ने की लाइनों में गिराते चले जाते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। ऐसे किसान भाई जो आलू की खुदाई कर चुके हैं या करने जा रहे हैं और उसके बाद खेतों में प्याज लगाने की भी स्थिति में है, तो उनके लिए भी अच्छा समय आ रहा है। तो वो गन्ने की 2 लाइनों के बीच में आलू की खुदाई के बाद प्याज की बुआई कर सकते हैं, रिले क्रॉपिंग के रूप में खेती कर सकते हैं। और जो सितंबर अक्टूबर में गन्ना बुआई की गई होगी उसमें किसान भाई क्या ध्यान रखना है इस वक्त? तो उनको भी गन्ने की देखभाल कैसे करनी है? सितंबर अक्टूबर में जिन किसान भाइयों ने गन्ना के साथ अंतः फसल नहीं ली है, केवल गन्ना ही लिया है, उन किसान भाइयों को एक तो सर्दी से बचाने के लिए सिंचाई नितांत आवश्यकता है। आपने सुना होगा डॉक्टर लोग बताते हैं कि ठंड में गुनगुना पानी या पानी ज्यादा अपेक्षाकृत पीना चाहिए। हम लोग कम पानी पीते हैं तो हमारी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और तरह तरह की परेशानी हो जाती है। तो हम अगर पानी पिए रहेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ऐसे ही जो गन्ना फसल आपने बोई है उसको ठंड से बचाने के लिए खेतों में पर्याप्त नमी का जाड़े भर बने रहना आवश्यक है। तो ये विशेष तौर से किसान भाइयों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और दूसरा, हल्की सी यूरिया की मात्रा 25-30 किलो यूरिया फी एकड़ की दर से अगर ठंड में हल्का सा डाल देंगे तो गन्ने की जो ग्रोथ है वो ठंड की वजह से चेक हो जाती है, रुक जाती है। तो गन्ने को हल्का सा भोजन भी मिलता रहेगा, वो जाड़े में भी बढ़वार पर रहेगा। और जैसे ही फरवरी मार्च का उचित समय जब आएगा तो गन्ना फिर से तीव्र गति से बढ़ना शुरू कर देगा। और जो किसान भाई बुआई करेंगे उसमें बेहतर उत्पादन। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि जो गन्ना प्रबंधन है, खासकर जो खेतों में फसल खड़ी है या फिर जो किसान भाई आपूर्ति कर रहे हैं, किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि एक बेहतर उत्पादन और एक बेहतर मूल्य किसान भाइयों को प्राप्त हो सके। इन सही बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, गन्ना प्रबंधन में खासकर ध्यान ये रखना है कि सिंचाई जो है वो लगातार खेतों में एक नमी बनी रहनी चाहिए ताकि जो इस वक्त तापमान में गिरावट हो रही है वो पाले का असर उस पर ना पड़े, आपके उत्पादन पर असर न पड़े और आपका जो मूल्य बाजार में प्राप्त होगा उस पर कोई असर न पड़े। इसी तरह की विभिन्न जानकारियां लेकर समय समय पर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।